चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ज्योग्राफी सीरीज़। इसमें अलग अलग लेक्चर्स हो गए, उसमें विल डिस्कस बेसिक टॉपिक्स ऑफ ज्योग्राफी राइट फ्रॉम 6 to 10th एनसीईआरटी, और फिर उसके बाद 11th की जो दो एनसीईआरटीज़ हैं, इंडिया की और एक फिज़िकल ज्योग्राफी की, दोनों विल डिस्कस। उसमें से भी सबसे इम्पोर्टेंट है इंडिया की एनसीईआरटी, ठीक है। तो उसको अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, वो आगे आएगा। पर ये 6 to 10th में अभी क्या पूरी की पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लगता है, जो शायद 11th के एनसीईआरटीज़ में इतना कवर नहीं हुआ अच्छे से, वो यहाँ से कवर कर लेंगे, या फिर एक बेसिक आइडिया मिल जाएगी फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स में, एंड वी कैन डेवलप ऑन इट इन द फर्दर लेक्चर्स विच आर रिलेटेड टू द 11th की दो एनसीईआरटीज़, ठीक है। तो पहले विल स्टार्ट विथ 6th स्टैंडर्ड ओनली। तो 6th में जो 6th की एनसीईआरटी है उसमें पहले पढ़ेंगे सोलर सिस्टम और अर्थ के बारे में, ठीक है। चलो तो बेसिक से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करते हैं। एक तो समझो कि दो टर्म्स हमेशा सुनते हैं, पूर्णिमा और अमावस्या। तो पूर्णिमा क्या होता है? फुल मून, ठीक है। और अमावस्या क्या होता है? न्यू मून और नो मून। और ये फुल मून और नो मून के बीच में फोर्टनाइट का समय होता है, ठीक है। और ये जो नो मून जब होता है ना, तब नाइट स्काई बहुत क्लियरली दिखता है, मतलब स्टार्स वगैरह बहुत ज़्यादा क्लियरली दिखते हैं। अभी नाइट में क्यों दिखते हैं? देखो, डे के टाइम क्या होता है? सनलाइट होता है, सनलाइट पूरे ऑब्जेक्ट्स को कवर कर लेता है, इसके लिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं आता, इसलिए नो ऑब्जेक्ट्स आर सीन। अभी सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती है? सेलेस्टियल बॉडीज़ में ऑलमोस्ट सब कुछ आता है, मतलब सन, मून, सन जो कि एक स्टार है। अभी स्टार जो होता है वो ट्विंकल करता है, और मून जो सैटेलाइट, एक्चुअली नेचुरल सैटेलाइट है सन का, वो ग्लो करता है। ट्विंकल और ग्लो में ये फ़र्क है, ओके। फिर एस्टेरॉयड आते हैं, फिर मीटियोर्स एंड मीटियोरॉइड्स दोनों आते हैं, फिर नेचुरल सैटेलाइट एज वी डिस्कस्ड मून है, एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी आते हैं, फिर कॉमेट्स आते हैं, गैलेक्सी आती है, ठीक है। ये सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ में आते हैं। अभी ये जो स्टार्स होते हैं, मतलब एग्जांपल सन, दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ओके। मतलब दे emit their own heat and light, and they are having high amount of gas and they are big in size, ठीक है। अभी ये जो स्टार्स होते हैं उनका एक पैटर्न होता है, उसको कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। अभी इसका एग्जांपल क्या है? उर्सा मेजर और बिग बियर और स्मॉल बियर विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सप्तऋषि, वो एक स्टार फॉर्मेशन होता है, जो समझो हमारे नाना नानी हमको दिखाते हैं स्टार, जो नाइट स्काई में एक स्टार फॉर्मेशन होता है वो। अभी ये जो सप्तऋषि है, व्हाट इट डज, इट शोज एक्चुअली नॉर्दर्न पोल स्टार, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? 7 स्टार्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन ऐसा होता है, एक 7 के फॉर्म में बनता है वो, मतलब 5 एक लाइन में और फिर 2 ऊपर, और वो जो 2 ऊपर होते हैं वो पॉइंटर स्टार्स होते हैं, वो नॉर्थ या नॉर्थन स्टार को पॉइंट करते हैं। सो दैट इज़ द पोल का पोजीशन, ठीक है। एंड दिस स्टेज, दैट स्टार स्टेज इन दैट पोजीशन ओनली, देयरफॉर वो हमेशा नॉर्दर्न डायरेक्शन ही रहता है, ठीक है। सो ऐसे पैटर्न्स होते हैं यूनिवर्स में विच गिव वेरियस, ये तो एक एग्जांपल हो गया। ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं जिससे अलग अलग डेरिवेशंस निकाले जा सकते हैं, जैसे कि ये एक एग्जांपल हो गया नॉर्थ डायरेक्शन का। ऐसे अलग अलग चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें डायरेक्शन में हेल्प करती है, कुछ टाइम डिटरमाइन करने में हेल्प करती है, कुछ एस्ट्रोलॉजी में हेल्प करती है। अलग अलग चीज़ों पे देयर आर वेरियस पैटर्न्स विच कैन बी अंडरस्टूड एंड स्टडीड। अब ये जो प्लैनेट्स होते हैं, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ स्टार। अभी एग्जांपल क्या? अर्थ एक प्लैनेट है एंड इट इज़ लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार विच इज़ आवर नेचुरल स्टार। कौन से? हमारा सोलर सिस्टम का सन। तो सन की लाइट से ही अर्थ को लाइट मिलती है, ठीक है। बिकॉज अर्थ, जो प्लैनेट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। अभी प्लैनेट ये वर्ड कहाँ से आया? इट एक्चुअली केम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड जिसका मतलब था वॉन्डरर्स, ठीक है। मतलब अलग अलग जगह पर घूमने वाले चीज़ों को वॉन्डरर बोलते हैं। तो वहाँ से प्लैनेट ग्रीक से आया, और
सन जो वर्ड आया वो आया सोल, SOL से, जो कि सन गॉड माना जाता है इन रोमन। तो ठीक है, तो वहाँ से सन का वर्ड डिराइव हुआ। अभी सेलेस्टियल बॉडीज़ दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज हेवनली बॉडीज़ ऑल्सो, जो पहले हमने डिस्कस किया, इतने सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। अभी सन जो है वो सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम है, मतलब वो एक पुलिंग फोर्स है पूरे सोलर सिस्टम के लिए, एंड इट इज़ इवेंचुअली अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट टू द एंटायर सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम में ही अलग अलग प्लैनेट्स है, तो उसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस जो है उनको रिंग्स भी मिल रहे हैं, ठीक है, उनके अराउंड रिंग्स भी है, विच कैन बी सीन थ्रू पावरफुल टेलीस्कोप्स। दे आर एक्चुअली, ये जो रिंग्स है दे आर एक्चुअली बैंड ऑफ स्मॉल डेब्रीज, ठीक है। तो हम ये जो ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, इसका ज्योग्राफी से रिलेटेड कई वर्ड्स है, जैसे कि ज्योग्राफिया, जियोलॉजी, जियोमेट्री, जियोइड। तो ये GE जो है ना उसमें का इट एक्चुअली मीन्स अर्थ, और इसके आगे ग्राफिया लगा तो अर्थ के बारे में पढ़ना, सो दैट इज़ ज्योग्राफिया। उसके बारे में राइटिंग या फिर अंडरस्टैंडिंग, दैट इज़ ज्योग्राफिया। फिर लॉजी लगा जियोलॉजी, तो दैट इज़ ऑल्सो स्टडी ऑफ, एक्चुअली जियोग्राफिया इज़ राइटिंग एंड जियोलॉजी स्टडी ऑफ रॉक्स एंड ऑल। फिर जियोमेट्री इज़ लाइक इट इज़ रिलेटेड टू द मेजरमेंट्स, एंड जियोइड इज़ शेप ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो अर्थ के बारे में बात करते हैं। अर्थ इज़ एक्चुअली थर्ड प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मतलब कौन से मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, ठीक है। तो साइज ये रैंक मतलब रैंक वाइज मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ तीसरा है, और जो साइज़ के हिसाब से इट इज़ 5th लार्जेस्ट। और अर्थ जो है इट हैज़ अ शेप ऑफ जियोइड। अभी जियोइड क्या होता है? इट इज़ नॉट इक्वल टू स्फीयर। जियोइड क्या होता है? इट इज़ फ्लैट ऑन द पोल साइड, मतलब जो नॉर्दर्न पोल है, साउदर्न पोल है, ऊपर और नीचे के साइड थोड़ा फ्लैट है, और जो सेंटर पार्ट है ना, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड, वहाँ पे थोड़ा सा बल्ज है, ठीक है। तो मिड पार्ट पे बल्जिंग है और पोल पार्ट पे फ्लैटनेस है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज 2/3 ऑफ अर्थ इज अबाउट 2/3 इज वाटर ओनली व्हेन यू सी इट फ्रॉम द स्पेस। अभी प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। अभी इसमें मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, फिर आता है एस्टेरॉयड बेल्ट, फिर आता है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियस, नेपट्यून, फिर आता है कुपियर बेल्ट, फिर आता है प्लूटो। जुपिटर को 1 रिंग है, सैटर्न को 2 है, और यूरेनस की रिंग है बहुत ज़्यादा स्लांटेड है, मतलब थोड़ी ऑलमोस्ट वर्टिकल है, वो वर्टिकल होके थोड़ी सी स्लांटेड है। बाकी जुपिटर और सैटर्न की टिल्टेड है, बहुत ज़्यादा हॉरिजॉन्टल टाइप है, ठीक है। हर प्लैनेट का एक्सिस अलग अलग होता है, वो आगे पढ़ेंगे। अभी देखो, प्लैनेट के बारे में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कोई भी। एक तो कितने मून है, फिर उसका रोटेशन मतलब जो स्पिन एक्सिस है वो, और रेवोल्यूशन मतलब वो कितने दिन या कितने देर में इट ऑर्बिट्स द सन, ठीक है। तो इसमें भी पहले 4 का ही इम्पोर्टेंट है मोस्टली। अभी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, ठीक है, ये एक्चुअली दे आर इनर प्लैनेट, थोड़े रॉकी होते हैं एंड दे आर क्लोज टू सन। और इसमें से भी मर्क्यूरी और वीनस आर इन्फीरियर प्लैनेट्स, और फिर अर्थ के बाद, अर्थ को छोड़ो, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये सारे सुपीरियर है, तो अर्थ के आगे के साइड वाले हैं। ऐसे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है, अलग अलग कंसिडरेशंस है। इनर आउटर प्लैनेट्स ये है कि फिर साइज़ के हिसाब से है, फिर डेंसिटी के हिसाब से अलग अलग चीज़ों से क्लासिफाई किया गया है। उतने डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे। अभी मून्स के बारे में पढ़ते हैं। एक तो समझ लो पहले, मर्क्यूरी और वीनस हैज़ 0 मून्स, अर्थ को 1 मून है, और मार्स को 2 मून है, ठीक है। इतना याद रखना, बाकी के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। उसमें जुपिटर को 16 है, सैटर्न को 18 है, यूरेनस को 17 है, नेपट्यून को 8 है, प्लूटो को 1 है। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है रोटेशन और स्पिन एक्सिस, ठीक है। स्पिन मतलब वो खुद कितना ज़ोर से रोटेट करता है अपने अराउंड ही, और रेवोल्यूशन जो होता है वो ऑर्बिट अराउंड द सन होता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी का 59 डेज है, वो इतना स्लो है। सबसे स्लो है वीनस, वो 243 डेज लेता है। अर्थ
अर्थ का एक दिन मतलब एक रोटेशन, तो 1 डे। मार्स भी ऑलमोस्ट सेम है, तो 1 डे। अभी दोनों ऑलमोस्ट 1 डे, पर थोड़ा सा डिफरेंस, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। अर्थ का 23.9 आवर्स बनता है एक दिन का नियरली, एंड मार्स का 24.6 आवर्स बनता है, तो मार्स थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है। फिर ये सारे रॉकी प्लैनेट्स हो गए, इनर प्लैनेट्स हो गए ना, वो क्लोज टू द सन है, रॉकी है इसीलिए स्लो जाते हैं, ठीक है। अब आउटर प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं, विच आर फार्दर अवे फ्रॉम द सन। इस दे आर मेड अप ऑफ गैस एंड लिक्विड, ठीक है। अभी ये इनर आउटर कहाँ पे डिफ्रेंशिएट होता है? एस्टेरॉयड बेल्ट जो है ना, मर्क्यूरी और फिर जुपिटर, सॉरी नॉट मर्क्यूरी, मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, वहाँ पे ये डिफ्रेंशिएशन बनता है। अभी जो आउटर प्लैनेट्स है दे आर मोस्टली गैस एंड लिक्विड। गैस और लिक्विड है तो हल्के हैं इसीलिए बहुत ज़ोर से स्पिन करते हैं। तो ऑलमोस्ट जुपिटर है वो 10 घंटे में अपना एक रोटेशन कवर करता है। सैटर्न जो है 11 घंटे में, यूरेनस 18 घंटे में, नेपट्यून 16 घंटे में, और प्लूटो थोड़ा सा बहुत दूर है इसके लिए 6 दिन लगते हैं, ठीक है। और नेपट्यून और प्लूटो के बीच में कुपियर बेल्ट है, मतलब नेपट्यून के बाद कुपियर बेल्ट और फिर प्लूटो, ठीक है। तो ये हो गया डिफरेंशिएशन रोटेशन स्पिन एक्सिस के। अब रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं, मतलब हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू ऑर्बिट द सन। अभी मर्क्यूरी को लगता है 88 डेज, ठीक है, मतलब मर्क्यूरी का रोटेशन को लगता है 59 डेज और रेवोल्यूशन को रखता है 88 डेज। अभी सब इम्पोर्टेंट है वीनस का बहुत क्लोज भी है और बहुत ज़्यादा भी है। एक मतलब रोटेशन को 243 डेज लगता है विच वी डिस्कस्ड, और रेवोल्यूशन मतलब इट फॉर ऑर्बिटिंग द सन इट टेक्स 255 डेज, ठीक है। फिर अर्थ को कितना टाइम लगता है अब फॉर रिवॉल्विंग अराउंड द सन? 365 डेज, जो बेसिक है। और जो फिर वो बढ़ते ही जाता है जैसे बिकॉज सब प्लैनेट्स दूर होते जाते हैं, बहुत दूर होते जाते हैं, तो मार्स को लगता है उसका डबल अर्थ के 687 डेज ऑलमोस्ट। फिर जुपिटर को और ज़्यादा 12 ईयर्स, ओके, ठीक है। सैटर्न को लगता है 29 ईयर्स, यूरेनस को लगता है 84 ईयर्स, नेपट्यून को लगता है 164 ईयर्स एंड प्लूटो को लगता है 248 ईयर्स, ठीक है। अभी अर्थ जो है इट इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन। 150 मतलब इट इज़ टू बी करेक्ट मोर एक्यूरेट 149.6 है वो मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। 1 मिलियन मतलब 10 लाख। अभी करंटली सोलर सिस्टम में 8 ही प्लैनेट्स हैं, ठीक है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, ये हो गया 8। प्लूटो को नहीं कंसिडर किया जाता, उसको थोड़ा सा ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। उसके अलग कंडीशंस होते हैं, उसमें 1-2 कंडीशन में फिट नहीं होता वो एज अ प्लैनेट, इसके लिए उसको बाहर किया गया है। और प्लूटो के बाद जो नेक्स्ट प्लैनेट जो क्लोज है वो है UB13, वो भी आउटर प्लैनेट है, ठीक है। अभी ये जो नेपट्यून और प्लूटो का जो क्या बोलते हैं ऑर्बिटल लाइन है ना, वो एक दूसरे को क्रॉस करता है। और ये जो वीनस है इट इज़ कंसिडर्ड एज अर्थ्स ट्विन, क्यों? उसका साइज और शेप जो है इट इज़ सिमिलर टू अर्थ, दैट इज़ वाई। ये जो प्लैनेट होते हैं ना दे मूव इन अ फिक्स्ड पाथ विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्बिट, ओके। और ये ऑर्बिट जो होता है इट इज़ मोर इलोंगेटेड एंड एलिप्टिक इन इट्स शेप। अब मून के बारे में बात करते हैं। अर्थ के रिलेटेड ही कॉन्सेप्ट से ये सारे। मून इज़ द अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट, इट इज़ अ सेलेस्टियल बॉडी ऑफ कोर्स, इट मूव्स अराउंड द अर्थ। और फिर इट्स डायमीटर जो है इट इज़ अबाउट 1/4 ऑफ अर्थ, तो उसकी साइज़ भी उतनी हो जाती है 1/4 ऑफ अर्थ। और ये जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड मून, ये जो मून और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस है इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर्स, ठीक है। अभी नील आर्मस्ट्रॉन्ग के बारे में सबने सुना होगा, ही हैड टच्ड मून ऑन 29 जुलाई 1969, ठीक है। अभी वाई देर इज़ नो कंडीशन फॉर लाइफ ऑन मून, बिकॉज
देयर इज़ एन इशू ऑफ नो एयर एंड नो वाटर ऑन मून, ठीक है, विच आर एसेंशियल फॉर लाइफ. Moon has mountains, plains and depressions which actually cast shadow on the moon surface. So ये जो हम लोग मून देखते हैं उसके ऊपर जो दाग दिखते हैं, इट इज़ एक्चुअली माउंटेन्स, प्लेटोज एंड डिप्रेशन, उसका रिफ्लेक्शन. ठीक है. अभी मून का जो रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन किसके अराउंड होगा? मून का अर्थ के अराउंड. ठीक है, क्योंकि वो अर्थ की सैटेलाइट है. इट इज़ अबाउट 27 days. और मून का जो स्पिन एक्सिस है, मतलब रोटेशन, इट इज़ अबाउट 27.3 days. मतलब दोनों सेम ही है, कंसिडर करो 27 days ही पकड़ लो. दोनों रोटेशन एंड रेवोल्यूशन मून का 27 days है. ठीक है. इसके लिए देयर इज़ ओनली वन साइड विच इज़ विजिबल. ठीक है. अब मैंने एक D1 बनाया है यहाँ पे डायग्राम, तो वहाँ से समझेगा आपको कि क्यों ओनली वन साइड इज़ ऑलवेज विजिबल. एक ही साइड हमेशा मून की आपको दिखती रहती है. क्योंकि देखो अर्थ है और अर्थ के अराउंड मून घूम रहा है. ठीक है. अर्थ का जो रोटेशन भी है और रेवोल्यूशन भी है, दोनों भी एंटी क्लॉकवाइज है. तो पर अभी रेवोल्यूशन को छोड़ो, अभी रोटेशन के बारे में देखते हैं. अर्थ का जो रोटेशन है इट इज़ एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है. और मून का जो रोटेशन है दैट इज़ ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज. और मून का जो रेवोल्यूशन है इट इज़ क्लॉकवाइज. वो डायग्राम से समझ में आ जाएगा. अभी दोनों का, अर्थ का और मून का, दोनों का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है. इसके लिए क्या होता है, अर्थ भी सेम डायरेक्शन में घूम रहा है, मून भी वही टाइम सेम डायरेक्शन में घूम रहा है. मतलब वो जो 3 लाइन मैंने बनाई है ABC, आपने देखना है कि मतलब जब दोनों एक ही टाइप से घूम रहे हैं, वो A का पॉइंट A को ही दिखेगा, B का पॉइंट B को ही दिखेगा, C का पॉइंट C को ही दिखेगा. और वापस वो सेम पॉइंट पर आने के बाद, मतलब रात को, ये एक रात हो गई, इसके लिए मून दिख रहा था. फिर दूसरे दिन ये ABC पॉइंट लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, तब दिन होगा. और फिर वापस रात हो जाएगी, तब मून दिखेगा. तब वापस वही ABC वही साइड दिखेगी, हमेशा वही साइड दिखती रहेगी. क्योंकि रोटेशन और रेवोल्यूशन दोनों एक ही स्पीड में हो रहे 27 days मून का. अब ये जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है उसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग ये पढ़ते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वो समझते हैं, प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड, ये टर्म्स को भी. अभी ऑल प्लैनेट स्पिन एंटी क्लॉकवाइज ओनली. ठीक है. मतलब जो रोटेशन है उनका, एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस. ओके, वो ईस्ट टू वेस्ट जाते हैं, दैट इज़ क्लॉकवाइज रोटेशन. और बाकी सारे प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. मतलब वीनस और यूरेनस रेट्रोग्रेड है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं. इसके लिए वो प्रोग्रेड है. टू सन, हाँ, टू सन का रोटेशन, क्योंकि सन रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज. अभी ये सारे जो है, समझो अर्थ को पकड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट जाता है. इसके लिए वी सी सन इन द ईस्ट फर्स्ट. ठीक है. अभी प्रोग्रेड और रेट्रोग्रेड में क्या फ़र्क है? प्रोग्रेड मतलब समझो एक प्लैनेट है और उसकी एक सैटेलाइट है, समझो अर्थ एंड मून, एग्जाम्पल है ये. तो प्लैनेट जिस डायरेक्शन में घूम रहा है, मतलब रोटेट हो रहा है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज हो या क्लॉकवाइज, और सैटेलाइट भी वही डायरेक्शन में अगर जा रही है तो वो प्रोग्रेड किया बोला जाता है. और रेट्रोग्रेड क्या होता है? प्लैनेट एक डायरेक्शन में जा रहा है और सैटेलाइट दूसरे डायरेक्शन में जा रही है. ठीक है. एग्जाम्पल मून का, क्यों? क्योंकि अर्थ जो है अर्थ का और मून का जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है दोनों का, बट अर्थ का और मून का रेवोल्यूशन जो है उनका डायरेक्शन अलग अलग है. क्योंकि अर्थ का रेवोल्यूशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है और जो मून का रेवोल्यूशन है वो क्लॉकवाइज है, जो डायग्राम D1 से समझ में आता है.
अभी हम लोग ने पढ़ा था ना कि एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस, बाकी सारे प्लैनेट्स एंटी क्लॉकवाइज ही रोटेट होते हैं। ये दोनों वीनस और यूरेनस ही क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं। और ये रोटेशन का हुआ, रेवोल्यूशन के मामले में ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये जो सन का और अर्थ के बीच में का डिस्टेंस है, इट चेंजेस, मतलब अपोजी और पेरिजी पे इट चेंजेस, कब ज़्यादा होता है और कभी कभी कम होता है। तो 149 और 151 के रेंज के बीच में वो चलता रहता है, मिलियन किलोमीटर्स। सॉरी, अपोजी पेरिजी ये मून के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, मून और अर्थ के डिस्टेंस के बीच रिस्पेक्ट में। और जो अर्थ और सन के बीच में इट इज़ कॉल्ड एपिलियन एंड पेरिलियन। ठीक है, ये जो एस्ट्रोनॉमिक ये जो डिस्टेंस है बिटवीन, मीन डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, इसको AU भी बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी इट इज़ एक्चुअली फ्रॉम सेंटर ऑफ सन टू सेंटर ऑफ अर्थ। ठीक है, एंड अगर उसको मेट्रिक टन SI में बोला जाए तो इट इज़ 1.5 × 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, इन जनरल 150 मिलियन किलोमीटर्स बोलते हैं। और ये जो प्रोग्रेड एंड रेट्रोग्रेड पढ़ा था, इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू रोटेशन। ओके, रोटेशन जब दो चीज़ों का सेम होगा देन इट इज़ प्रोग्रेड, एंड दो चीज़ों का, समझो दो प्लैनेट्स का या फिर दो स्टार्स का या फिर प्लैनेट और स्टार का अलग अलग डायरेक्शन में होगा तो वो रेट्रोग्रेड होगा। ठीक है, अब एस्टेरॉइड के बारे में पढ़ते हैं। एस्टेरॉइड्स दे आर टाइनी बॉडीज मूविंग अराउंड द सन, स्पेशली बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, उसको एस्टेरॉइड बेल्ट बोलते हैं। लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इज सीरीज, CERES। एस्टेरॉइड्स जो टाइनी बॉडीज है ना, दे आर एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्लैनेट विच वॉज एक्सप्लोडेड अर्लियर। फिर मीटियोरॉइड्स, they are small pieces of rocks, they move around the sun, sometimes they hit the earth also and they drop and form a hollow on the earth। ठीक है, एग्जाम्पल क्या, लोनार लेक, इसको लोनार क्रेटर भी बोलते हैं इन महाराष्ट्र। तो इट फॉर्म्स अ हॉलो। अभी ये जो हिट करता है अर्थ को, इट इज़ कॉल्ड अ मीटियोरॉइड। ओके, मीटियोरॉइड। और दूसरा जो होता है, मतलब दूसरा जो अर्थ के तरफ आता है बट विच बर्न्स इन द एटमॉस्फेयर ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद द एयर, उसके वजह से वो हीट जनरेट करता है और बर्न होता है। इसके लिए देयर इज़ अ फ्लैश ऑफ लाइट, सो इट लुक्स लाइक अ शूटिंग स्टार। वो जो है उसको मीटियोर बोलते हैं। ठीक है, जो हवा में ही जल जाता है उसको मीटियोर बोलते हैं, और जो ज़मीन पर गिरता है उसको मीटियोराइट बोलते हैं। फिर गैलेक्सी, गैलेक्सी इज़ बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैस, क्लाउड ऑफ डस्ट एंड बिलियन ऑफ स्टार्स। उनका जो क्लस्टर बनता है उसको गैलेक्सी बोलते हैं। और हम जो जिस गैलेक्सी में है, आवर्स इज़ अ मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी में देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज विच टुगेदर फॉर्म दिस यूनिवर्स। और हम उस मिलियंस ऑफ गैलेक्सी में के एक गैलेक्सी में है जिसको मिल्की वे गैलेक्सी बोलते हैं। उसमें भी बहुत सारे सोलर सिस्टम से, उसमें का जो हमारा सोलर सिस्टम है सन, हमारा अलग अलग स्टार्स जो है, देखो हर गैलेक्सी में बहुत सारे बिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं और उन स्टार्स के अराउंड अलग अलग प्लैनेट्स होते हैं। हम जो है वो सन के अराउंड है, तो उसमें का एक है सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सन का, तो और उसमें आते हैं हम अर्थ पे। ठीक है, जो मिल्की वे गैलेक्सी है ना, यू कैन सी इट समटाइम्स, इट लुक्स लाइक अ वाइट बैंड। ओके, ऑन इट कैन बी सीन ऑन अ क्लियर नाइट। अभी जो स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन, स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ जो है, रेवोल्यूशन, इट इज़ 30 किलोमीटर्स पर सेकेंड। और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात किया ना, इट लुक्स लाइक आकाश, जो क्लियर वाइट बैंड के जैसे दिखते हैं, तो उसको आकाश गंगा भी बोलते हैं। और फिर जो स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड ऑफ लाइट मतलब जो सन से आती है अर्थ तक, उसका है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है अबाउट 1। ये जो लाइट आती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड में, वो वैक्यूम में आती है बिकॉज स्पेस में वैक्यूम है। ठीक है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब इट इज़ ऑलमोस्ट 299,792,458 मीटर्स पर सेकेंड।
मतलब जो स्टैंडर्ड जो बोला जाता है इट इज़ 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। और जो 1 AU के बारे में डिस्कस किया था हमने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो डिस्टेंस था बिटवीन सन एंड अर्थ 149.6 मतलब 150 मिलियन किलोमीटर, वो उतने डिस्टेंस को कवर करने के लिए लाइट को जो सन से अर्थ तक आती है उसको लगते हैं 499 सेकेंड्स, दैट इज़ 8.32 मिनट लगता है सन से अर्थ तक लाइट को आने के लिए, ठीक है। अभी हमने 2 स्पीड याद रखना है, एक है रेवोल्यूशन का स्पीड अर्थ का जो पहले डिस्कस किया 30 किलोमीटर पर सेकेंड है, मतलब अर्थ जिस स्पीड पे सन के अराउंड घूमता है ऑर्बिट को कवर करने के लिए, दैट इज़ रेवोल्यूशन, ओके, दैट इज़ 30 किलोमीटर पर सेकेंड, इतना फास्ट घूमता है। और जो रोटेशन स्पीड है, ठीक है, मतलब अर्थ अपने खुद के अराउंड एक दिन में जो 24 घंटे में घूमता है, वो रोटेशन स्पीड इज़ अबाउट 0.5 किलोमीटर पर सेकेंड ऑफ अर्थ, ठीक है। ये सब पढ़ने के लिए ह्यूमंस हैव सेंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स टू स्टडी द यूनिवर्स। कुछ सैटेलाइट्स दे आर टू स्टडी द यूनिवर्स, सम आर फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस। अभी ये जो सैटेलाइट सेंड होता है कैसे होता है, एक तो रॉकेट से सेंड होता है, तो रॉकेट लॉन्च होता है, फिर रॉकेट के ऊपर ही सैटेलाइट रखी हुई होती है, फिर रॉकेट एक मतलब ये जो अर्थ के एटमॉस्फेरिक एंड ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाने के लिए रॉकेट की ताकत लगती है। सो एक बार इस पुल से बाहर निकल जाने के बाद रॉकेट का काम हो जाता है, फिर रॉकेट गिर जाता है, वो पानी में वगैरह गिर जाता है, और ऑर्बिट एक जो सैटेलाइट उसके ऊपर रखी होती है वो टूट के उस ऑर्बिट में चली जाती है और वो वहाँ पे ही घूमती रहती है और वो फिर वहाँ से सिग्नल भेजती है अर्थ पे। सो इस हिसाब से वो कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। या फिर अगर किसी और प्लैनेट पे भेजना है तो तभी भी रॉकेट लगता है, रॉकेट फिर वो पुल के बाहर भेजता है, ग्रेविटेशनल एटमॉस्फेयर पुल के बाहर भेजता है, और फिर जो सैटेलाइट है उसमें थोड़ा सा फ्यूल होता है तो वो खुद को सेल्फ प्रोपेलिंग फ्यूल से पुश करता है, मतलब जेट टाइप फोर्स से अपने आप को आगे ढकेलता है। फिर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में अलग अलग ग्रेविटेशनल पुल्स होते थे, यहाँ से वहाँ जाता रहता है और इवेंचुअली वो उस प्लैनेट के ग्रेविटेशनल पुल में चला जाता है। तो फिर वहाँ से समझो मार्स के ग्रेविटेशनल पुल में चला गया तो मार्स का इन्फॉर्मेशन भेजेगा, और अगर उसको प्रेशर दिया तो वो फिर मार्स तक भी चला जाता है, तो उतने और फिर मार्स पे भी लैंड होता है। तो इस हिसाब से फिर कम्युनिकेशन चलता रहता है, फिर मार्स से वो सैटेलाइट को भेजेगा और फिर सैटेलाइट से अर्थ तक आएगा इन्फॉर्मेशन, और ये इन्फॉर्मेशन सर्कल चलता रहता है। इस हिसाब से यूनिवर्स को स्टडी किया जाता है, ठीक है। और स्टडी करने के लिए अर्थ को फिजिकल स्टडी करने के लिए वी हैव मेड ग्लोब। जो ग्लोब बनता है जो मार्केट में हर जगह दिखता है वो एक मिनिएचर फॉर्म है। ग्लोब जो है वो ट्रू मॉडल होता है, मतलब वो उस पर जो साइजेस होते हैं दे आर ऑलमोस्ट करेक्टली शोन। वैसा मैप का नहीं होता, मैप का एक फ्लैट सर्कल फ्लैट इस पे बना हुआ रहता है, तो उसमें थोड़ा सा डिस्क्रिपेंसी आता है, कुछ स्टेट्स बड़े दिखते हैं, कुछ स्टेट्स छोटे दिखते हैं, पर ग्लोब को बराबर उस हिसाब से ही बनाया जाता है, ट्रू टू द साइज टाइप बनाया जाता है, ठीक है। फिर ग्लोब को रोटेट भी कर सकते हैं। बेसिकली ग्लोब का बराबर इंक्लिनेशन में भी बनाया होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसका जो एक्सिस है उसमें जो नीडल उस हिसाब से ही रखा जाता है, ठीक है। अभी वी कैन मेजर द एंगल ऑफ द पोल स्टार इफ़ वी नो द लैटिट्यूड, ओके। लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड एनी ग्लोब, और जो बेसिक ढांचा है अर्थ का इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। बेसिक हमको पता होना चाहिए, एक तो होता है इक्वेटर डिवाइड्स द अर्थ इनटू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ऊपर और नीचे इक्वली ऑलमोस्ट, ठीक है। फिर जैसे ऊपर जाते हैं तब भी 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे डिग्रीज होते हैं, नीचे जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6। समझो ऊपर के तरफ 20 डिग्री पे एक सिटी है, और मतलब नॉर्थ 20 डिग्री नॉर्थ, या फिर नीचे की तरफ एक सिटी है समझो 20 डिग्री साउथ। तो 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ से इतना नहीं समझ में आएगा, यू हैव टू गिव ईस्ट और वेस्ट ऑल्सो, ठीक है। तो फिर लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड मिला के एक चीज़, एक पर्टिकुलर लोकेशन को वी कैन डिटेक्ट ऑन द मैप।
अभी इक्वेटर जो सेंट्रल लाइन है एक ग्लोब की समझ लो, वहाँ से जो पैरेलल्स जाते हैं उसके ऊपर समझो, इक्वेटर के ऊपर एक सेम लाइन पैरेलल, उसके ऊपर एक पैरेलल, द पैरेलल्स फ्रॉम इक्वेटर टू पोल दे आर एक्चुअली कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दैट इज लैटिट्यूड बेसिकली शॉर्ट में, ये होते हैं लैटिट्यूड्स, ठीक है। और उसकी साइज़ कैसी होती है, कम कम होती जाती है, क्योंकि इक्वेटर सेंटर में बल्ज है ना उसको, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पोल तक आते आते छोटा होते जाता है, तो साइज़ कम होती जाती है लैटिट्यूड्स की इक्वेटर टू पोल जाते हुए। अभी समझो अगर सामने से देखोगे अर्थ को और उसको एक प्लेन फॉर्म में देखोगे तो अर्थ इज़ ऑलमोस्ट सर्कुलर, तो 360 डिग्री, ठीक है। तो उसका जो 1/4 पार्ट होता है वो होता है 90 डिग्री, तो कोई भी इक्वेटर से पोल तक जाने के लिए ऑलमोस्ट 90 डिग्री का डिस्टेंस होता है। तो ये 90 डिग्री में वो अलग अलग लैटिट्यूड्स होते हैं, और उस हिसाब से 90 डिग्री मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन को अगर डिटेक्ट करना है तो, ठीक है। तो ये समझ लिया लैटिट्यूड्स को। अभी इस लैटिट्यूड के हिसाब से देर आर वेरियस हीट जोन्स। अभी इसका एक डायग्राम है D2, उससे समझ में आएगा। सबसे ऊपर आता है नॉर्थ पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ, फिर उस सबसे नीचे आता है साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ, ठीक है। फिर अलग अलग हीट जोन से नॉर्थ पोल समझ लिया, साउथ पोल समझ लिया। अभी इक्वेटर इज एट 0 डिग्रीज, ओके। फिर उसके ऊपर आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे आता है सदर्न हेमिस्फीयर। सो इक्वेटर के पास जो भी जोन है उसको टॉरिड जोन बोलते हैं। टॉरिड जोन वो क्या होता है आगे समझिएगा। फिर उसके ऊपर आता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है टॉपिक ऑफ कैंसर एट 23.5 डिग्री नॉर्थ। उसके ऊपर आता है नॉर्दर्न टेम्परेट जोन, ठीक है। उसके ऊपर आता है आर्कटिक सर्कल दैट इज एट 66.5 डिग्री नॉर्थ। उसके ऊपर आता है फ्रिजिड जोन या फिर उसको पोलर जोन भी बोलते हैं, एंड उसके ऊपर आता है नॉर्दर्न पोल एट 90 डिग्री नॉर्थ। ये सारे नॉर्थ के हो गए। अभी सदर्न हेमिस्फीयर में देखते हैं। सो इक्वेटर के नीचे की साइड पे भी छोटा टॉरिड जोन है, ऊपर के साइड पे भी टॉरिड जोन है। तो नीचे की साइड जब हम लोग बात करते हैं, ऊपर की साइड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, नीचे की साइड सदर्न हेमिस्फीयर में देयर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। सो उसका भी डिग्रीज सेम है, बस वो साउथ बोलते हैं उसको, मतलब 23.5 डिग्री साउथ वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। फिर उसके नीचे सदर्न टेम्परेट जोन है, उसके नीचे एंटार्क्टिक, ओके। ऊपर आर्कटिक था, नीचे एंटार्क्टिक सर्कल है दैट इज एट 66.5 डिग्री साउथ। और फिर उसके नीचे फ्रिजिड जोन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पोलर जोन, और इसके नीचे साउथ पोल एट 90 डिग्री साउथ, ठीक है। सो ये बेसिक हीट जोन का डायग्राम अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ लो, ये जो मिड डे सन होता है ना, मतलब एग्जैक्टली ओवरहेड जब सन आता है, वो कौन से जोन में आता है, वो सिर्फ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो जोन है उसके बीच में ही होता है ऐसा, ठीक है। सो वहाँ पे ही मिड डे सन आता है, एंड इट इज़ एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस अ ईयर एट ईच एंड एवरी पोजिशन, ओके, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स, ठीक है। बिटवीन ये जो जोन मैंने बोला विच इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जोन, वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। जो हमने ऊपर देखा था ना, दोनों ऊपर नीचे के साइड पे इक्वेटर के टॉरिड जोन है ना, सो टोटल एरिया दैट इज़ द टॉरिड जोन, एंड इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट। क्यों इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट? बिकॉज देखो ये अर्थ है, समझो अर्थ है और यहाँ पे सन है, राइट साइड पे अर्थ है, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे सन है। सन से हीट आ रही है, और वो जो हीट आ रही है सन की, जो सेंटर से आ रही है वो सेंट्रली अर्थ को हीट कर रही है, और जो सर्कुलर है तो उसके ऊपर और नीचे की साइड पे स्लांटिंग जाएगी हीट के रेस। तो जो सेंटर से डायरेक्ट हिट कर रही है अर्थ को, वो टॉरिड जोन में हिट कर रही है अर्थ के, बिकॉज वो इक्वेटर रेंज में है, ठीक है। तो इट विल रिसीव मैक्सिमम हीट। और जो
जैसे जैसे हम ऊपर या फिर नीचे जाते हैं, समझो आर्कटिक सर्कल या फिर एंटार्क्टिक सर्कल, तो वो तो बहुत ऊपर या नीचे हो गया, तो सन के रेस क्या होते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ओके, टेढ़े हो जाने के बाद तो समझ गया टॉररेट जोन पे क्यों हीट ज़्यादा रहता है। अभी इट डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द सन रेज। अभी जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं तो पोल ऊपर की साइड है, तो सन के रेज को स्लांट होना पड़ता है। स्लांट होने की वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना नहीं पड़ता, तो फिर मतलब वो टच करके जाता है, तो उसका जो इंटेंसिटी है सन के रेज का वो कम कम होते जाता है। इसीलिए वहाँ पे ऊपर टेम्परेट जोन रहते हैं और उसके ऊपर आर्कटिक जोन, उसके ऊपर पोल रहता है। इसके लिए ठंडा, इसके लिए जो ठंडापन है वो ऊपर ऊपर ज़्यादा होते जाता है, क्योंकि सन का रेस इंक्लिनेशन बढ़ते जाता है और इसकी वजह से डायरेक्ट इम्पैक्ट उतना नहीं होता, और इसके लिए सन इतना हीट भी नहीं होता, इसीलिए वो टेम्परेट बनता है या फिर आर्कटिक या फिर पोल जोन में चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। जितना स्ट्रेट आएगा उतना ज़्यादा इंटेंस होगा, इसके लिए टॉररेट जोन पे स्ट्रेट आता है, इसके लिए इंटेंस होता है, इसके लिए वहाँ पे हीट ज़्यादा होता है। और जितना स्लांट होगा, समझो पोल एरिया में, तो वहाँ पे उतना इंटेंसिटी कम होगा, तो इसके लिए वहाँ पे आइस ज़्यादा है। और जैसे कि आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल के ऊपर की साइड पे तो इतना ज़्यादा स्लांट हो जाता है। अभी चलो इसका एक डायग्राम ही बना लेते हैं। ये डायग्राम में समझ में आ जाएगा आपको कि क्यों वो स्लांटिंग की वजह से आर्कटिक और एंटार्क्टिक सर्कल जो फ्रिजिड जोन में है उसके ऊपर, मतलब सन डज नॉट राइज मच अबाउ द होराइजन। ठीक है, वहाँ पे सन दिखता ही नहीं या फिर सन आता ही नहीं अच्छे से, इसके लिए वहाँ पे हीट आती ही नहीं, इसलिए वहाँ पे सब आइसी आइस है। ठीक है, अभी लैटिट्यूड को समझ लिया, तो अभी थोड़ा लॉन्जिट्यूड को भी समझ ले। मतलब लैटिट्यूड के पैरेलल्स होते हैं और लॉन्जिट्यूड के मेरिडियंस होते हैं। ओके, वो लॉन्जिट्यूड जो होते हैं वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जाते हैं, ये लॉन्जिट्यूड्स होते हैं। मतलब लॉन्जिट्यूड स्ट्रेट होते हैं वर्टिकल एंड लैटिट्यूड्स हॉरिजॉन्टल होते हैं। अभी समझो सेम लैटिट्यूड पे एक लैटिट्यूड है, समझो इक्वेटर का एक लैटिट्यूड है या फिर 5 डिग्री का एक लैटिट्यूड है। अभी वही लैटिट्यूड पे वो तो पूरे वर्ल्ड को घूम रहा है, तो एक्चुअल पोजीशन कैसे डिसाइड करोगे? तो तब लॉन्जिट्यूड का हेल्प लेना पड़ता है। तो फिर आप लॉन्जिट्यूड का हेल्प लोगे तो वहाँ पे बोलोगे 20 डिग्री ईस्ट या फिर 20 डिग्री वेस्ट ऑन द लैटिट्यूड ऑफ 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ। तो ये दोनों मिला के जो पोजीशन मिलेगी तो वो करेक्ट पोजीशन मिलेगी। ठीक है, ये लैटिट्यूड के पैरेलल्स एंड वर्टिकल लॉन्जिट्यूड्स ये दोनों मिला के ग्रिड फॉर्मेट बनाते हैं अर्थ का, जो ढांचा बनता है। और ये जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं वो 0 से लेके 180 डिग्री तक होता है, मतलब एक सेमी सर्कल हाफ ऑफ द वर्ल्ड होता है ना। तो ठीक है, 0 से 180 डिग्री ऊपर तक और 180 डिग्री से फिर नीचे तक 0, या फिर 0 ऊपर वहाँ से नीचे 180 डिग्री और वहाँ से फिर 0 वहाँ से ऊपर 180 डिग्री। फॉर्मेट में 0 से ही लेते स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल अगर लेना है तो असम में जो डुबरी एरिया है इट इज़ अबाउट 26 डिग्री नॉर्थ, मतलब ऊपर के हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एंड इट इज़ ऑन 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, ये जो डिग्री है इट, और अगर स्पेसिफिक करेक्ट लोकेशन लेना है तो डिग्री के बाद मिनट होते हैं। डिग्री और सर्कुलर साइन होता है, मिनट का एक सिंगल लाइन होती है और सेकंड होते हैं उसके बाद डबल लाइन, तो उससे और एक्यूरेट जगह मिलती है। ठीक है, लॉन्जिट्यूड एज वी सेड वो सेमी सर्कुलर एंड वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड उसका सेम ही लेंथ होता है वर्टिकली। अनलाइक लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड का लेंथ वी डिस्कस ना कि इक्वेटर से पोल तक जाते जाते कम कम होते जाता है, लॉन्जिट्यूड का वैसा नहीं होता, वो सेम ही रहता है। ठीक है, और जो पोल का एरिया होता है ना वहाँ पे सारे लॉन्जिट्यूड जाके मिलते हैं, क्योंकि हर जगह से आ रहे हैं वर्टिकली ऊपर आ रहे हैं ना, तो पोल पे जगह पे मिलते हैं वो सारे लॉन्जिट्यूड्स, नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे।
अभी वर्ल्ड में हर जगह पे लॉन्जिट्यूड को मेजर करने के लिए एक बेसिक एक मेजरमेंट लेते हैं लोग. इट इज़ कॉल्ड एज द प्राइम मेरिडियन, PM. ओके, इट इज़ गिवन बाय द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच. ओके, so it is also called as GMT, Greenwich Mean Time. It is also called as UTC, Universal Time Coordinate. ओके, मतलब वो क्या है, वो बेसिक लिया जाता है, इसके लिए उसको 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड बोलते हैं. ठीक है, फिर वो 0 डिग्री है, उसके लेफ्ट साइड पे या फिर राइट साइड पे जाते हुए वो 0, 10, 20, 30, 40 ऐसे जाके 180 बनाता है. ठीक है, अभी एक्चुअली जो हम लोग ने डिस्कस किया था कि 0 से 180, 180 से 0. अभी ये देखो, हम लोग एक फ्लैट पेपर पे जो मैप होता है हमारा वो फ्लैट होता है. ठीक है, तो वहाँ पे सेंटर में आती है, समझो लंदन आता है, तो वहाँ पे ग्रीनविच मीन टाइम आता है. तो उसके लेफ्ट साइड पे मतलब आएगा वेस्ट साइड. ठीक है, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, राइट साइड. ठीक है, तो लेफ्ट और राइट मिला के वो पूरा फ्लैट पेपर पे पूरा वर्ल्ड का नक्शा आ जाता है. तो उसके लेफ्ट साइड पे 180 डिग्री तक जाता है वो मैप, राइट साइड पे 180 डिग्री तक जाता है. तो इस हिसाब से सेंटर को 0 डिग्री लिया जाता है ग्रीनविच मीन टाइम. और उसके अभी हम लोग समझो इंडिया है, इंडिया ईस्ट साइड में है, ईस्टर्न कंट्री है, तो ईस्ट साइड पे आएगा इंडिया. सो बेसिकली 0 डिग्री जो लॉन्जिट्यूड है उसके लेफ्ट साइड पे जाके भी वो फाइनली 180 डिग्री पे मिलेगा, और राइट साइड से जाके भी फाइनली 180 डिग्री पर ही मिलेगा, क्योंकि वो सेमी सर्कल फॉर्म में बनता है. और ऊपर से नीचे जब आता है, मतलब पोल से पोल जब वो कोई लॉन्जिट्यूड जाता है, वो भी सेमी सर्कुलर फॉर्म में ही रहता है. मतलब वो 0 से लेफ्ट और राइट में जो डिवाइड करता है उससे वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बन जाता है. ठीक है, और इक्वेटर क्या करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर बनाता है. ये बहुत ज़रूरी है जब हम लोग टाइम डिटरमाइन करते हैं, कितना ईस्ट पर कितना डिग्री लॉन्जिट्यूड है. ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होता है टाइम डिटरमाइन करने के लिए. ऑल्सो वी कैन डिटरमाइन टाइम बाय मूवमेंट ऑफ मून एंड प्लैनेट्स, दे ऑल्सो हेल्प. ओके, बहुत सारी चीज़ों से टाइम डिटरमाइन किया जा सकता है. एस्ट्रोनॉमिकली एज वी सेड पैटर्न्स होते हैं उस हिसाब से. आई नो इमेजिन करने को थोड़ा सा डिफ़िकल्टी पड़ेगा, बट इमेजिन तो करना पड़ेगा. उसी से इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी और अच्छे से होगी. इंस्टेड ऑफ जस्ट गिविंग बेसिक छोटे बच्चों जैसा डायग्राम देने से अच्छा है खुद इमेजिन करना. अब जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, समझो एक 0 डिग्री के लॉन्जिट्यूड पे समझो, तो वो हर पॉइंट पे वो जो 0 डिग्री के लॉन्जिट्यूड पे लंदन या फिर अफ्रीका में जो भी कंट्रीज आ रहे हैं वो सेम पॉइंट पर रहेगा वो सब में. और जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे कब रहता है, नून टाइम है, मतलब मिड डे पर. जब मिड डे पर हाईएस्ट पॉइंट पे रहता है अपने, तब वो उसका शॉर्टेस्ट शैडो कास्ट करता है. और लॉन्गेस्ट शैडो कब कास्ट करता है, सनराइज और सनसेट के टाइम. ठीक है, तो लोकल टाइम को डिटरमाइन करने के लिए बहुत बार ये सारी चीज़ों को वी नीड उसका हेल्प चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लोकल टाइम. ठीक है, अब समझो 12 बजे कोई भी लैटिट्यूड पे ले लो, सॉरी लॉन्जिट्यूड पे ले लो, तो 0 डिग्री के प्राइम मेरिडियन पर ही ले लो. अगर 0 डिग्री पर 12 बजे तो सब पे लंदन में, अफ्रीका में, जहाँ जहाँ पे वो मेरिडियन जाता है, लॉन्जिट्यूड जाता है, वहाँ पे 12 ही बजे होएंगे. या फिर स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा यहाँ पे लेफ्ट साइड राइट साइड अगर हो रहा है, और हर कंट्री अपना खुद का एक पर्टिकुलर मेरिडियन चूज़ करता है लॉन्जिट्यूड, वो लॉन्जिट्यूड पे स्टैंडर्ड लॉन्जिट्यूड से जो 0 डिग्री का है वहाँ से डिस्टेंस मेजर करके कितना दूर है ईस्ट और वेस्ट साइड के हिसाब से इट डिटरमाइंस द लोकल टाइम. अभी देखो GMT मतलब जो प्राइम मेरिडियन है, ग्रीनविच मीन टाइम, उसके ईस्ट साइड पे मतलब राइट साइड, जब एक मैप आएगा फ्लैट मैप, उसके राइट साइड पे ईस्ट साइड पे जो भी कंट्रीज है दे विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम. और उसके लेफ्ट साइड पे जो भी वेस्टर्न साइड पे रहेगा दे विल बी बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम के टाइम को. क्यों ईस्ट साइड वाले अहेड है और वेस्ट साइड वाले पीछे? देखो क्योंकि अर्थ मूव्स वेस्ट टू ईस्ट. ओके, उसका जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसके लिए ईस्ट पहले आता है तो फिर ईस्ट का टाइम आगे रहता है. मतलब समझो बेसिकली सिंपल भाषा में, अगर ग्रीनविच मीन टाइम पे मतलब जो सेंट्रल है समझो लंदन से जो जाती है
सेंटर में मैप के 12 बजे 12 PM, तो ईस्ट साइड पर आगे रहेगा ना टाइम, तो 12 के बाद हम लोग आगे ईस्ट साइड पे, तो समझो 5 घंटा आगे, 5 घंटा आगे मतलब यहाँ के यहाँ पर 5 PM होगा, तो वहाँ पे 12 PM हुआ होगा किधर, ग्रीनविच मीन टाइम पे, ठीक है। और ये वेस्ट साइड वाले पीछे, इसके लिए वहाँ पे 11 AM 10 AM 9 AM सुबह, वहाँ पे सुबह होगी, ग्रीनविच मीन टाइम पे दोपहर होगा, और यहाँ पे ईस्ट में इंडिया वगैरह ये एरिया में शाम हो गई होगी, ठीक है, क्योंकि अर्थ वो हिसाब से घूमता रहता है वेस्ट टू ईस्ट, तो डे एंड नाइट अलग अलग जगह पे सेम टाइम पे अंडरस्टैंड करने के लिए ये अलग अलग टाइम्स होते हैं, लोकल टाइम्स। अभी इसमें कैलकुलेशन के बेसिस क्या होते हैं, 360 डिग्रीज अलग अलग डिग्री पर होते हैं ना लॉन्जिट्यूड्स, तो जो 360 डिग्री है मतलब एंड टू एंड पूरे मैप का, पूरे दुनिया का, इट विल कवर 24 आवर्स। उसमें जो 15 डिग्री, वो 360 डिग्री दे आर डिवाइडेड इनटू 15 डिग्री, ओके। ये 15 डिग्री मतलब 1 घंटा, म्हणजे 60 मिनट्स, मतलब 60 मिनट्स, ओके। और उसमें का भी 1 डिग्री मतलब 4 मिनट्स, मतलब क्या आसान भाषा में समझो, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है किधर, 12 PM पे, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम पे अभी, मतलब लंदन में अभी 12 बजे, वो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड है, ठीक है। तो उस वहाँ से आप 15 डिग्री ईस्ट पे गए, ठीक है, राइट साइड पे गए, 15 डिग्री मतलब कितना, 1 घंटा, ठीक है। 1 घंटा मतलब ये राइट साइड पे, ईस्ट साइड पे 1 घंटा आगे है, मतलब वहाँ पे 1 PM हुआ है, और ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ पे 0 है वहाँ पे 12 PM हुआ है। और अगर आप लेफ्ट साइड पे 15 डिग्री जाओगे तो वहाँ पे 1 घंटा पीछे, इसीलिए वहाँ पे 11 AM हुआ है, ठीक है। वहाँ पे सुबह है, सेंटर में दोपहर है, और यहाँ पे थोड़ा दोपहर के आगे का 1 PM है, ठीक है, समझा। मतलब 1 डिग्री मतलब 4 मिनट, ठीक है। तो 15 डिग्री मतलब 15 × 4 मतलब 60 मिनट, दैट इज़ 1 आवर, ठीक है। तो ये हो गया 1 आवर का। और 360 डिग्रीज मतलब 24 घंटा, और मतलब वो पूरा दोनों मिला के डे एंड नाइट। पर अगर आप डे और नाइट के बीच में का देखेंगे तो वह 180 डिग्रीज बनेगा। 180 डिग्रीज मतलब मिडनाइट 12 AM बजा होगा। कहाँ पे आप समझो वापस बेसिक लो कि सेंटर पे आए हो 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड पे, वहाँ पे 12 PM है। तो वहाँ से जब 180 डिग्रीज जाओगे लेफ़्ट या फिर राइट पे, तो भी आप सेम ही जगह पर पहुँचोगे। दोनों जगह से जाओगे ना, लेफ़्ट जाओगे या फिर राइट जाओगे, मतलब वेस्ट जाओगे या फिर ईस्ट जाओगे 0 डिग्री से, तो 180 डिग्री पर ही पहुँचोगे मैप पे। वो सेम ही पोजीशन होगा दोनों साइड से। और वहाँ पे 12 AM हुआ होगा जब ग्रीनविच मीन टाइम पे 12 PM हुआ होगा, ठीक है। तो ये 180 डिग्री का कॉन्सेप्ट है। तो इससे लोकल टाइम का अंडरस्टैंडिंग होता है। अर्थ का फिर 24 घंटे में डिवाइडेड, देयरफॉर देयर आर 24 टाइम जोन्स। एक जोन कितने का है? 1 घंटे का। 1 घंटा मतलब 15 डिग्री, ठीक है। फिर अलग अलग कंट्रीज़ का स्टैंडर्ड टाइम्स अलग अलग बना के रखा है हर कंट्री ने, बिकॉज लोकल टाइम डिफरेंट होता है। कुछ कंट्री छोटी होती है तो एक ही टाइम जोन लगता है, कुछ कंट्रीज बहुत लंबी होती है जैसे कि रशिया USA, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम जोन्स लगते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी बेसिक इंडिया को ले लो, इंडिया में ही जो दूर दूर के 2 स्टेट्स है, मतलब असम और गुजरात को ले लो। गुजरात में द्वारका एरिया को ले लो एंड असम में डिब्रूगढ़ एरिया को ले लो। ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर लिया जाए तो भी 1 आवर 45 मिनट्स का डिफरेंस आता है, क्योंकि डिब्रूगढ़ जो है वो और ईस्ट में है गुजरात से, ठीक है। तो और ईस्ट पे चले गए तो 1 आवर 45 मिनट्स बढ़ गए, ठीक है। तो अभी एक ही कंट्री है, इंडिया है, तो असम में अलग टाइम रहेगा, गुजरात में अलग टाइम रहेगा, तो बहुत कन्फ्यूजन होगा। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया, इंडिया ने एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन लिया, बीच में से लिया है इंडिया के, ऑलमोस्ट बीच में से, विच इज़ एट मिर्ज़ापुर इन UP। वो कितने पर है? 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट
ये उसका लॉन्जिट्यूड का पोजीशन है, ठीक है। उसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है। ये कितना दूर है? इट इज़ अबाउट 5 hours 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। मतलब हम लोग आगे है, मतलब जब 12 बजा होगा लंदन में तब हम 5 hours 30 minutes मतलब 5:30 हुए होंगे इंडिया में PM, ठीक है। जब 12 PM होगा लंदन में तब यहाँ पे 5:30 हुआ होगा PM, समझे। इंडिया इतनी लॉन्ग है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट साइज में, मतलब हम लोग आते हैं ईस्टर्न साइड पर ही, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो समझो गुजरात का साइड इज़ अबाउट 68 डिग्री ईस्ट एंड असम इज़ अबाउट 97 डिग्री ईस्ट, ओके। तो इतना डिफरेंस है, तो उतना डिफरेंस कवर होता है कि उतने डिफरेंस को कवर करने के लिए 1 hour 45 minutes का डिस्टेंस लगता है। इसके लिए पहले आसाम में सन आता है, फिर वैसे वैसे वो इंडिया में आते जाते हैं। पर स्टैंडर्ड मीन टाइम हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एक ही रखा है, ठीक है। अभी कुछ कंट्रीज़ को अलग अलग होते हैं। रशिया तो इतनी लंबी है, वहाँ पे 11 टाइम जोन है। इंडिया के एक जैसा टाइम जोन है, सिर्फ एक ही है। रशिया इतनी लंबी है, वहाँ पे 11 टाइम जोन है। यूएस एंड कनाडा में ऑलमोस्ट 6 टाइम जोन है, ठीक है। चाइना, अभी समझो इंडिया 5.5 hours अहेड है ग्रीनविच मीन टाइम के। चाइना इज़ अबाउट 8 hours अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, ठीक है। फिर रशिया का अलग अलग है, चाइना में 5 टाइम जोन है। ऑस्ट्रेलिया 10 घंटा आगे है। फिर USA का अलग टाइम जोन है। अब इसमें एक लास्ट कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल डेट लाइन। देखो इंटरनेशनल डेट लाइन मतलब जो हम लोग ने बोला ना ऊपर कि अगर आप 0 से लेफ्ट या फिर राइट में जाओगे 180 डिग्रीज तो बराबर एक ही पोजीशन पे मिलोगे। तो वो जो 180 डिग्री की लाइन है जो दोनों ईस्ट और वेस्ट से जाके मिलती है वो एक्चुअली स्ट्रेट नहीं ली गई, एक्चुअली वो स्ट्रेट ही होनी चाहिए। बट हम लोग ने इंटरनेशनली उसको ऐसा डिटरमाइन किया, इंटरनेशनली डेट लाइन बोलते हैं। वो टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब तो थोड़ी स्ट्रेट नहीं है, वो कुछ राइट पे जाती है, थोड़ी लेफ्ट पे जाती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो लाइन पे जितने सारे कंट्रीज़ हैं, मतलब वो लॉन्जिट्यूड पे ऑलमोस्ट 180 डिग्री के जितने सारे कंट्रीज़ हैं, तो कुछ कंट्रीज़ को रशियन टाइम चाहिए, कुछ कंट्रीज़ को USA का टाइम चाहिए। तो इस हिसाब से कुछ कंट्रीज़ यहाँ पे आ जाती है, कुछ कंट्रीज़ वहाँ पे जाती है। तो इस हिसाब से वो क्रिकेट लाइन बन जाती है थोड़ी। तो वो लाइन जो है इंटरनेशनल डेट लाइन उस हिसाब से बनाई गई है, ठीक है। समझा ना बेसिक? ग्रीनविच मीन टाइम के राइट साइड पे सब प्लस 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 मतलब आगे बढ़ते जाते हैं 1 2 3 PM, और ग्रीनविच लेफ्ट साइड पे ग्रीनविच मीन टाइम के माइनस 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 मतलब 11 AM 10 AM ऐसा सुबह के तरफ चला जाता है। तो ऐसी दुनिया जैसी घूमती रहती है रोटेशन के हिसाब से, सनलाइट डे एंड नाइट के हिसाब से ऐसे टाइम को मैनेज किया गया है सब कंट्रीज़ में। फिर अलग अलग स्टैंडर्ड टाइम्स दिए गए और इस हिसाब से हर कंट्री एक दूसरे के साथ फिर कोऑर्डिनेट करती है कोई भी चीज़ पर कि आप यहाँ से, फिर एरोप्लेन्स जो यहाँ से समझो यहाँ से वहाँ जा रही है तो आपको अराइवल और डिपार्चर का टाइम जो पता चलता है वो ये सब टाइम्स को मिला के स्टैंडर्ड टाइम, वो कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम, वो पर्टिकुलर लोकेशन का स्टैंडर्ड टाइम। जैसे कि समझो USA में तो 6 टाइम जोन से, तो वो कौन से टाइम जोन में उतरना है उस हिसाब से आपको वो टाइम एग्जैक्ट पता चलता है। यहाँ पे डिपार्चर ये टाइम पे होगा, ठीक है, समझा। थोड़ा मोशन ऑफ अर्थ को भी पढ़ लेते हैं। अब देखो अर्थ रोटेट होता है, इसके लिए बैलेंस है, क्योंकि अगर समझो अर्थ रोटेट ही नहीं होता तो हमेशा एक ही साइड पर सनलाइट होती रहती है, तो वो साइड बहुत गर्म हो जाती है और दूसरे साइड पे कुछ नहीं होता तो वो पूरी कोल्ड हो जाती है, वहाँ पे आइस हो जाता, ठीक है। तो घूमती रहती है तो बैलेंस होता है, डे एंड नाइट होता है। अभी हाफ ऑफ द अर्थ गेट सनलाइट ड्यू टू स्फेरिकल शेप, ठीक है। जो आपने अर्थ को देखेगा ना तो बराबर सेंटर से जो लाइन जाती है, आधा डिवाइड करती है 2 सेमी सर्कल, उसको लाइन सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बोलते हैं। वो डिवीजन है, मतलब लेफ्ट साइड पे डे बनेगा, राइट साइड पे नाइट बनेगी और वो घूमते रहेगा, उस हिसाब से डे एंड नाइट चलते रहते हैं। ये स्ट्रेट है, बट जो हमारा एक्सिस है ना वर्ल्ड का वो टिल्टेड है, ठीक है। वो भी छोटा सा डायग्राम में समझ में आ जाएगा। D4 में बना देंगे।
देखो फोर्स करो खुद के दिमाग को इमेजिन करने के लिए। जब वो फोर्स करोगे ना आप अपने दिमाग को, तो दिमाग खुद ढूंढ लेगा रास्ते, हाउ टू इमेजिन थिंग्स। आपको सीधा डायग्राम मिल गया, हर जगह पे डायग्राम मिल जाता है, डायग्राम देख के कुछ नहीं होता, समझे ना। दिमाग को थोड़ा सा खुद एनालाइज करके डायग्राम बनाने की कोशिश कराओगे ना आप, तो खुद भी डायग्राम बना सकता है वो, और आपका अंडरस्टैंडिंग आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है वहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है सारे, तो आप कोई भी टर्म अगर आपको क्लियरली नहीं समझ में आ रही तो आप डायरेक्ट गूगल पे डाल दो, गूगल पे आपको बहुत अच्छे से इमेज भी आ जाएगी कोई भी चीज़ की। अब जो अर्थ है उसका रेवोल्यूशन अराउंड द सन जो ऑर्बिट पे होता है ना, इट इज़ अबाउट 365 एंड 1/4 डे। 1/4 डे मतलब 6 आवर्स, क्योंकि 24 आवर्स होते हैं तो 6 4 24, तो 1/4 डे मतलब 6 आवर्स, ठीक है। तो 365 प्लस 1/4 डे होता है, इसको एक रेवोल्यूशन बोलते हैं। पर हम लोग कितना दिन लेते हैं, 365 लेते हैं एज 1 ईयर, ठीक है। और जो रोटेशन भी एक्चुअली वो 24 घंटा नहीं है, वो 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकेंड्स है, ठीक है। तो रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हो, 365 एंड 1 + 1/4 डे है। तो उसका जो 6 आवर्स है ना, तो हम लोग लीप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या होता है वो समझने वाले हैं अभी। तो क्या समझा अभी, बेसिकली ईयर में 365 + 1/4 डे होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, 4 साल में ये 1/4 1/4 1/4 1/4 मतलब 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा 6 घंटा मतलब 24 आवर्स मतलब एक दिन। ये एक दिन क्या करते हैं हम लोग, चारों साल का मिला के लीप ईयर में डाल देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए 4th ईयर हमेशा लीप ईयर होता है। वहाँ पे 366 डेज होते हैं। जो 1 डे ऐड होता है वो फरवरी में ऐड होता है, और 29 डेज बनते हैं ना, वो ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। देखो मैं इतना इतना अच्छा डायग्राम वगैरह एनिमेशन वगैरह करने के लिए इक्विपमेंट्स नहीं है, सिर्फ एक सिंपल मोबाइल फ़ोन है, उसके ऊपर बना रहा हूँ। कुछ बेसिक हैंड रिटन नोट्स है, उसको समझ के कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं अच्छे से क्लियर समझ में आ रहा, मैं तो बोलता हूँ कि दिमाग पे जोर डालो, वो इमेजिनेशन खुद कर लेगा। पर नहीं अगर समझ में आ रहा, तो दिखाई दे रहा नहीं है अच्छे से, तो गूगल पे डाल दो वो टर्म, तो अच्छे से एक डायग्राम आ जाएगा। पर गूगल का प्रॉब्लम क्या है, आप कुछ भी डालोगे ना तो 100 चीज़ें पढ़नी पड़ती है, तो इतना सब कौन पढ़ेगा। इतना बेसिक है, उतना समझ लो। अर्थ के 2 बेसिक मोशन है, एक है रेवोल्यूशन, दूसरा है रोटेशन। रेवोल्यूशन मतलब मूविंग अराउंड द सन इन द फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट, और रोटेशन मतलब मूव अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जो 24 घंटा मतलब 23 आवर्स 56 मिनट्स वो होता है, उसको एक अर्थ डे बोलते हैं, ठीक है। वो डेली मोशन ऑफ अर्थ है। अभी अर्थ का अगर डायग्राम समझ में आए, डायग्राम देखे तो उसमें 4-5 चीज़ें हैं। एक तो है उसका टिल्टेड एक्सेस, जो एक्सेस टिल्टेड है वो नॉर्थ पोल साउथ पोल है। वो कितने पर टिल्टेड है, वो हॉरिजॉन्टल से 66.5 डिग्री पर है, और जो वर्टिकल है वहाँ से 23.5 डिग्री पर है, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर है। और ये जो हॉरिजॉन्टल इट इज़ द ऑर्बिटल प्लेन, मतलब ऑर्बिट वहाँ से जाता है, ठीक है। और ये वर्टिकल प्लेन है, इट कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज वो लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन जो था वो। और एज अर्थ जो है ये टिल्टेड है ना, तो एक्सिस बना नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, टिल्टेड राइट साइड पर है। तो टिल्टेड होने की वजह से अर्थ का हाफ जो इक्वेटर बनता है वो भी टिल्टेड है, और इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, वो भी सब टिल्टेड बन जाता है, ठीक है। ये डायग्राम से समझ में आएगा, D4 में बनाया। अब देखो ये D5 जो बनाया है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट डायग्राम है। अगर उसको समझ लिया, अगर ये इजीली समझ पाओगे ना आप, तो आप कोई भी डायग्राम समझ सकते हो, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है वैसे, अगर जिसको कॉम्प्लिकेटेड लगता है उसको। अदरवाइज जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से आप इमेजिन करोगे तो भी बहुत सिंपल लगेगा। देखो अभी ये है, और जो विंटर सोलिस्टिस और समर सोलिस्टिस का कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए, अभी क्या होता है, सन और अर्थ का रिलेशन है। ये सन बीच में है और उसके अराउंड अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है, इसके लिए चार इंपॉर्टेंट पोजीशन है, ऊपर नीचे लेफ्ट पे और राइट पे, ठीक है। और ये डिस्टेंस कम ज़्यादा होता रहता है, जो पहले हम लोग ने पढ़ा ना, एपिलियन पेरिलियन,
अब इसमें सीजन्स के बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो पहले बेसिक समझ लो, जो स्प्रिंग और ऑटम बोलते हैं ना, वो 2 सीजन्स। अभी सन सेंटर में, उसके ऊपर वाला डायग्राम देखो, D5 में ऊपर वाला, जब ऊपर अर्थ होता है तो अर्थ के ऊपर के साइड स्प्रिंग होता है और नीचे के साइड ऑटम होता है। ये पोजीशन कौन सी है? ये पोजीशन है इक्विनॉक्स की, 21 मार्च पे, ठीक है। एक्चुअली ये प्लेन सरफेस पे है ना, आप इसको ऐसे इमेजिन करो, आपके सामने जो टेबल है उसके सेंटर में समझो 5 बॉल्स लेके आए हो, जो बड़ा बॉल है वो सेंटर में सन है। अभी ऊपर के साइड जो रखे हो सन के ऊपर, वो ये इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें क्या होता है, जो सन के रेज आ रहे हैं, ठीक है, जो सन के रेज आ रहे हैं वो दे डायरेक्टली हिट द इक्वेटर, ओके, वो इक्वेटर को हिट करते हैं, इसलिए प्लस नीदर ऑफ द पोल्स आर टिल्टेड टूवर्ड्स द सन। मतलब आपने वो टेबल पे रखा ना बॉल सन का, उसके ऊपर जो बॉल रखे हो उसमें से आप देखो कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही, सॉरी एक टिल्टेड लाइन पास हो रही है, वो टिल्ट एक्सिस है, उधर नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ठीक है। और वो दोनों भी पोल्स जो है वो कोई भी सन की तरफ नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, वो बराबर सन का रेज जो है ना टोटल पार्ट में बराबर गिरता है, ठीक है, कोई भी साइड को ज़्यादा या कम नहीं होता है। इसके लिए वो डे एंड नाइट इक्वल हो जाता है ऑन द होल अर्थ। एक साइड बराबर हाफ लाइन ऑफ इल्यूमिनेशन पे बराबर गिरता है सन का रेज, और वो इक्विनॉक्स बन जाता है क्योंकि डे एंड नाइट सेम है, ठीक है। तो क्या होता है, जो ऊपर बॉल है उसके आगे के साइड पर बनेगा स्प्रिंग और नीचे के साइड पर बनेगा ऑटम, ठीक है। वही वो डायग्राम से वैसे ही, वो डायग्राम में भी वही है, पर उसको क्लियरली इमेजिन आप करने के लिए टेबल वाला एग्जांपल लेना। तो ये हो गया 21 मार्च का इक्विनॉक्स, ओके। वैसे ही दूसरा इक्विनॉक्स बनता है ऑन 23 सितंबर। वो अभी वो जो बॉल ऊपर की साइड रखा था और एक बॉल रखना सन के नीचे की साइड, ठीक है। तो वहाँ पे ऑटम और स्प्रिंग कैसा बनेगा, ऑटम जो है ना वो सन के पास में बनता है, तो इसीलिए ऑटम जो ये जो नीचे की साइड बॉल रखा है ना उसके ऊपर के साइड पे ऑटम बनेगा और पीछे के साइड पे स्प्रिंग बनेगा नीचे के साइड पे। मतलब ऑटम जो है वो सन के पास में और स्प्रिंग सन से दूर है। ये दूसरा इक्विनॉक्स है। इक्विनॉक्स का कॉन्सेप्ट तो समझ गया, डे एंड नाइट आर इक्वल। अब ये जो है ना, ये जो 4 पोजीशंस है अर्थ के जो मैं समझा रहा हूँ, ये कैसी घूमती है, ये घूमती है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन के एरोज दिखाए ना डायग्राम में। अब समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब पहला जो है वो है विंटर सोलिस्टिस, समझ लेना, ठीक है। मतलब अभी वही और एक बॉल रखना सन के राइट साइड पर, ठीक है। राइट साइड पर रख दोगे तो इंक्लाइंड है, समझो अर्थ, तो इंक्लाइंड है मतलब क्या हो गया, एक हेमिस्फीयर जो है ना वो हमेशा सन के पास रहेगा और दूसरा सन से दूर है। तो राइट साइड पर है और इंक्लाइंड है जैसे डायग्राम में दिखाया, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है ना वो थोड़ा सन के पास में आ जाता है। मतलब सन के रेज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। एक मिनट, ऐसा नहीं समझेगा, अब वापस एक बार समझ लो। इक्वेटर का कॉन्सेप्ट ले लो, चलो ये एक्सिस नहीं समझ में आएगा, इक्वेटर ले लो। वो पहले जो बोला एक्सिस से लेके उसको भूल जाओ, वो इनकरेक्ट था। अभी इक्वेटर का कॉन्सेप्ट लेना। ये जो आपने राइट साइड पे बॉल रखा सन के, उसका जो इक्वेटर है वो टेढ़ा है बराबर, क्यों, क्योंकि बेसिकली अर्थ इंक्लाइंड है। तो जो अगर वो इक्वेटर टेढ़ा है तो टेढ़ा होने की वजह से क्या होता है, जो ऊपर का साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो थोड़ा दूर चला गया सन से, और सदर्न हेमिस्फीयर है थोड़ा सन के साइड पे आ गया। तो सन का रेज जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे गिर रहा है, ठीक है, ज़्यादा। इसके लिए समर है वहाँ पे,
किधर, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दूर के साइड चला गया, जैसे डायग्राम D5 में दिख रहा है। वो जो डॉट दिख रहा है ना आपको राइट साइड पर, के राइट साइड पे जो अर्थ का डायग्राम है सन के राइट साइड पे, वो जो डॉट दिख रहा है वो है सन का इंसिडेंस ऑफ लाइट, और वो सदर्न हेमिस्फीयर में गिर रहा है, इसके लिए वहाँ पे ज़्यादा हीट है, इसीलिए वहाँ पे समर है। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर थोड़ा दूर चला गया, इसके लिए वहाँ पे विंटर है, ठीक है। मतलब क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे डायरेक्ट सनरेज गिर रहे हैं। डायरेक्ट सनरेज मतलब वर्टिकल, ठीक है। अब वर्टिकल मतलब आप अर्थ से देखोगे स्ट्रेट तो ऊपर से आ रहे हैं, इसके लिए उसको वर्टिकल बोलते हैं। डायग्राम में एक्चुअली हॉरिजॉन्टल है वो, ठीक है। मतलब अर्थ से जहाँ पे बैठे उधर से ऊपर देखोगे तो वर्टिकली गिर रहा है वो, पर एक्चुअली डायग्राम में हॉरिजॉन्टल दिखाया जाता है, मतलब इन रियलिटी वो वर्टिकल है। तो समझा, सदर्न हेमिस्फीयर पे लाइट बहुत ज़्यादा गिर रहा है, सनलाइट गिर रहा है। तो अंटार्कटिक सर्कल जो है, जो साउथ पोल में है, वहाँ पे 6 मंथ सनलाइट रहेगा, क्योंकि ये इसको बहुत टाइम लगेगा ना, 3 मंथ्स का जो फेज़ है, मतलब ये रेवोल्यूशन है अर्थ का अराउंड द सन, और वो क्या एक दिन में नहीं होता, पूरा साल भर लगता है। तो इस हिसाब से अंटार्कटिक सर्कल पे ये सारे पीरियड में जब भी जितना टाइम ये अर्थ है ना, ये सन के राइट साइड पर है, वो पूरा सेमी सर्कल कवर करने तक वहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल पे लाइट गिरती रहेगी, तो उसको 6 महीना सनलाइट मिलेगा। और एग्जांपल क्या, अभी सदर्न हेमिस्फीयर में ये है समर है, इसके लिए क्या होएगा, जो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस रहेगा वो टाइम समर रहेगा ऑस्ट्रेलिया में, समझ में आया। और ये विंटर सोलिस्टिस कब होता है, 22 दिसंबर को। सोलिस्टिस मतलब क्या, ये एक्चुअली लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट है वहाँ पे, वो दिन पे, मतलब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को हिट करेगा वहाँ पे, फिर वो वापस ऊपर जाते जाएगा, और फिर 6 महीने बाद वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिट करेगा, तो वहाँ पे समर सोलिस्टिस बनेगा। अभी समर सोलिस्टिस के बारे में बात करते हैं। जो समर सोलिस्टिस है, ये डायग्राम में देखना D5 में लेफ्ट साइड पर है जो डायग्राम है ना, मतलब आप और एक बॉल रखना सन के टेबल पे, जो सन रखा है ना उसके लेफ्ट साइड पे एक बॉल रखना, वापस इक्वेटर देखो, इक्वेटर और एक्सिस, ये दोनों एक्चुअली ऊपर के डायग्राम में समझ में आएगा, D4 में दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो हम लोग को इक्वेटर देखना है। इक्वेटर जो है ना, जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम बना है, इक्वेटर के ऊपर के साइड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और अभी एक्सिस टिल्टेड राइट साइड पर रहता है, इसके लिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अभी राइट साइड पे आ गया। तो सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो आपको D5 में ऊपर की साइड दिख रहा है ना, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, वो सन के पास आ गया, इसीलिए सन का रेज अभी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गिरेगा। वो जो डॉट बनाया ना मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे, उससे समझ में आएगा। वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जब वो हिट करता है वो टाइम क्या है, वहाँ पे समर सोलिस्टिस बनता है, सनरेज ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो अभी क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हीट ज़्यादा रहेगा, तो समर रहेगा वहाँ पे, मतलब डे इज बिगर देन नाइट, और विंटर रहेगा किधर, सदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब वहाँ पे नाइट इज़ बिगर देन डे, ठीक है। तो ये जो समर सोलिस्टिस इज ऑन 21 जून विच इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आर्कटिक पोल, आर्कटिक मतलब ऊपर के साइड वाला, इट विल हैव 6 मंथ ऑफ सनलाइट, मतलब ये जो सेमी सर्कल घूमेगा ना ये पूरा, वो टाइम पे आर्कटिक पोल पे रहेगा, ठीक है। तो 4 इंपॉर्टेंट डेट्स कौन से थे, समर सोलिस्टिस की 21 जून, विंटर सोलिस्टिस की 22 दिसंबर, इक्विनॉक्स की 21 मार्च, और दूसरा इक्विनॉक्स जो है वहाँ पे 23 सितंबर। सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर आप अच्छे से देखोगे अर्थ किस तरह, ये जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था अभी समर सोलिस्टिस वगैरह में, हम लोग ने देखा कि कैसे अर्थ सन के अराउंड ऑर्बिट करता है, और जैसे जैसे ऑर्बिट करता है, जैसे जैसे महीने गुजरते हैं, जैसे जैसे नॉर्थर्न हेमिस्फीयर सामने आता है, फिर सदर्न हेमिस्फीयर सामने आता है,
ठीक है, जैसे वो दूर जाता है अपेलियन पेरिलियन, उसके हिसाब से सीजन्स चेंज होते हैं थे वो, ठीक है। देयरफॉर द चेंज इन सीजन इज ड्यू टू द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अर्थ विद रिस्पेक्ट टू द सन, मतलब क्या रेवोल्यूशन के पर डिपेंडेंट है। और जो डे एंड नाइट का चेंजेस इसके पहले पढ़ा था हमने, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन रोटेशन, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं मोशंस ऑफ द अर्थ में। फिर जो बेसिक हम लोग ने समझा, मैप्स जो होते हैं, कभी कभी जो एक तो जो ग्लोब है वो होल मैप है पूरे वर्ल्ड का, और जो मैप्स होते हैं वो अलग अलग पार्ट्स में भी हो सकते हैं या पूरे वर्ल्ड का मैप भी होता है। मैप एक तो फ्लैट सरफेस पे होता है एंड इट इज़ अकॉर्डिंग टू द स्केल। आप कोई भी मैप पे देख लो, वहाँ पे नीचे स्केल लिखी होती है, ठीक है। और जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ रखा जाए उसको एटलास बोलते हैं, ठीक है। फिर मैप टाइप्स में अलग अलग टाइप्स होते हैं, फिजिकल या फिर रिलीफ टाइप्स जिसमें नेचुरल फीचर्स दिखाते हैं। फिर पॉलिटिकल मैप्स में बाउंड्रीज, सिटीज, टाउन होता है। फिर थीमेटिक मैप्स में स्पेसिफिक होते हैं जैसे कि रेनफॉल, हाँ, फिर इंडस्ट्रीज़ वगैरह। मैप के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारे नहीं होते, इम्पोर्टेंट उसमें के है स्केल और फिर नॉर्थन डायरेक्शन, ठीक है। और स्केल क्या होती है, देखो समझो ओरिजिनल डिस्टेंस 10 किलोमीटर है और मैप पे 1 सेंटीमीटर पे दिखा है, तो ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन मैप मतलब 10 किलोमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, मतलब स्केल में कैसा लिखा जाएगा, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, तो ये स्केल बन गई, ठीक है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है वैसे वैसे स्केल छोटी होती है, ठीक है। मतलब क्या 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, और जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता है वैसे वैसे स्केल बढ़ती है। समझो सिर्फ एक डिस्टेंस कम होता है, मतलब समझो हम लोग को सिर्फ एक विलेज का मैप बनाना है, तो वहाँ पे स्केल होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, तो ये स्केल बढ़ गई। और दुनिया का मैप बनाना है तो वहाँ पे होगी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 या फिर 10,000 किलोमीटर, तो वो स्केल छोटी हो गई, ठीक है। और मैप को समझने के लिए पहले डायरेक्शन समझने पड़ेंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, ये सारे। फिर नॉर्थ का एक साइन होता है जो मैप पर होता है, वो हमेशा नॉर्दर्न डायरेक्शन दिखाता है। फिर नॉर्थ साउथ जो होता है वो मैग्नेटिक नीडल भी वही डायरेक्शन दिखाता है, तो इस हिसाब से आप डायरेक्शन समझ सकते हो, ठीक है, जो आजकल मोबाइल पे मिलता है। तो ये जो डायरेक्शंस है वो कार्डिनल डायरेक्शंस है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, और ये नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ये इंटरमीडिएट है। अलग अलग सिंबल्स होते हैं मैप पर, जैसे कि टेम्पल, मॉस्क, चर्च का, फिर ग्रेवयार्ड का, सेटलमेंट का होता है, कैनाल, ब्रिज का होता है, फिर ब्रॉड गेज, मीटर गेज का अलग अलग होता है, मेटालिक रोड का होता है 2 लाइन, या फिर कच्चा रोड, फिर डैश डॉट होता है, फिर लाइन होता है, ठीक है। ये आप जब पॉलिटिकल कोई भी मैप देखते हो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर एक बार सिंबल्स देख लो, नेट पर भी समझ में आ जाएगा। मैप और प्लान थोड़ा अलग होता है और स्केच भी अलग होता है। स्केच क्या होता है, इट इज़ नॉट टू द स्केल, मतलब रफ आप बनाते हो, और प्लान क्या होता है, इट इज़ टू द स्केल बट फॉर वेरी स्मॉल एरिया। मतलब कैसा, एक रूम का आप सेक्शन बनाओगे ना, रूम कोई भी एक पर्टिकुलर रूम लो घर का, उसमें एक सेक्शन डालो, तो वहाँ पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, तो कितना छोटा स्केल बन गया, ठीक है। तो ये स्केल क्या है, इसको स्केल को डेजिग्नेशन क्या है, 1:100, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर इज द स्केल ऑफ 1:100। ये कॉन्सेप्ट्स थे, ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स मैप रिलेटेड, ठीक है। अभी ये लेक्चर, चलो इसको यहाँ पे रोकते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर था, बेसिक्स थे थोड़े से 6th के NCERT से रिलेटेड। फिर आगे भी 6th थोड़ा सा होगा, 7th का पढ़ेंगे थोड़ा सा, 6th और 7th में भी काफ़ी है। फिर 8th का 1-2 चैप्टर है। फिर 9th और 10th में जो है वही रिपीट हुआ है ज़्यादा करके 11th और 12th में, तो 9th और 10th का कुछ रहेगा तो देख लेंगे, वरना जो 11th का NCERTs है, दोनों NCERTs, उसमें वो 9th और 10th का पूरा कवर हो गया है मोस्टली, तो वहाँ से वो पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक्स था, ये फर्स्ट लेक्चर था। होपफुली ये बाकी के सारे लेक्चर्स भी अच्छे से हो जाएंगे।